आगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 14 इकाई, जिसका नाम है आपका जैव अणु। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है आपका अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, क्या कहते हैं, ये हम लोग सब चीज़ देख चुके थे। अब हम जो है आगे देखते हैं अमीनो अम्ल के गुण। ठीक है, अमीनो अम्ल के गुण में से कुछ आपका जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमको देखना है। तो अमीनो अम्ल के गुण यहाँ पर आपके बुक में दिया गए हैं, उसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अमीनो अम्ल में पहला गुण ये है कि जो अमीनो अम्ल होता है वो प्रायः अगर देखा जाए तो रंगीन कलर होता है, क्रिस्टली और उच्च गलनान युक्त ठोस पदार्थ होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी अमीनो अम्ल होता है वो रंगीन होता है, क्रिस्टलीय अवस्था में होता है और उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, और ये ठोस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा? अमीनो अम्ल। दूसरा, ये सामान्य रूप से जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, मतलब अमीनो अम्ल जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एल्कोहल में, ईथर में ये अविलेय होते हैं, मतलब जो भी हमारे क्या होते हैं अमीनो अम्ल होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जबकि एल्कोहल और ईथर में क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। तीसरा, अम्लीय माध्यम में अमीनो अम्ल केटायन के रूप में उपस्थित होता है, जो सामान्यतः विद्युत धारा के प्रवाह में कैथोड की ओर क्या करता है, गति करता है। यदि अमीनो अम्ल का अम्लीय माध्यम में हो, यदि अम्लीय माध्यम मतलब आपका कोई भी अम्लीय माध्यम में अगर अमीनो अम्ल हो, उस स्थिति में अमीनो अम्ल केटायन अर्थात माइनस चार्ज के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ऋण चार्ज के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है, और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अच्छा केटायन बोल रहे हैं, मतलब धन आयन के रूप में क्या होता है, ये पाया जाता है। किसमें? अम्लीय माध्यम में जो भी अमीनो अम्ल होता है वो धन आयन के रूप में होता है, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऋण आयन अर्थात कैथोड की ओर क्या करता है, गति करता है। तो ये एक और हम क्या कर सकते हैं, जो गुण है उनको बता सकते हैं। एक और गुण है, अगर माध्यम कैसा है, क्षारीय है, अगर माध्यम कैसा है, क्षारीय माध्यम है, तो अमीनो अम्ल एन आयन के रूप में रहता है। एन आयन मतलब होता है माइनस चार्ज, एन आयन मतलब क्या होता है आपका, माइनस चार्ज। तो एन आयन के रूप में रहता है किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में ये एन आयन के रूप में रहता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड की ओर क्या करता है, गति करता है। क्योंकि आप कैथोड एनोड जानते हो, एनोड मतलब प्लस चार्ज, कैथोड मतलब माइनस चार्ज। तो चूंकि यहाँ पर ये क्या होता है हमारा धनात्मक चार्ज के रूप में रहता है, इसलिए वो कैथोड माइनस की ओर गति करता है, और क्षारीय माध्यम में अमीनो अम्ल एन आयनिक रूप में रहता है, मतलब माइनस चार्ज के रूप में रहता है, इसलिए किधर गति करता है, वो एनोड की ओर गति करता है। तो इस तरीक़ा से हम 3 गुण क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। 5वां गुण इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 5वां गुण ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा क्या होता है, हमारे पास जो देखने का एक यंत्र है बोल सकते हैं, उससे ज्ञात हुआ है कि अमीनो अम्ल में जो एमीन समूह होता है, कौन सा समूह, एमीन समूह, और साथ में क्या होता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है, ये स्वतंत्र रूप से होते हुए भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि ये आयनिक रूप में क्या होता है, पाया जाता है, और आयनिक रूप में उपस्थित होने के कारण ही इसे ज्विटर आयन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है, ज्विटर आयन किसे कहते हैं, ज्विटर आयन क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी विधि है उससे ज्ञात हुआ है कि जो अमीनो अम्ल होता है उस अमीनो अम्ल में जो एमीन समूह होता है ना, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो स्वतंत्र होते हुए भी वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है आयन के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसे हम ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं या ज्विटर आयन कहा जाता है। जिसे इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। जैसे ये हो गया NH2, ये हो जाता है आपका CH2, और ये हो जाता है COOH। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर इसको हम लोग आगे करें तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है हमारा, ये आपका अगर हम लिख दें इस प्रकार से तो ये किस रूप में पाया जाता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हमारा क्या होता है, प्लस चार्ज वाला होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके पास चला जाता है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है आपका NH, और ये क्या हो जाता है आपका 3, यहाँ पर हम बोल सकते हैं NH3, इसके वजह से इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, और ये हो जाता है आपका CH2, और ये C+O माइनस रूप में क्या होता है, पाया जाता है। इसी को इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हो जाता है आपका NH3 प्लस चार्ज, और ये होता है CH2 COO माइनस चार्ज। यही आपका क्या कहलाता है, ज्विटर आयन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से ज्विटर आयन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है।
समझा जा सकता है। तो ये कौन सा आयन है भाई? हमारा ज्विटर आयन है। इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। तो ये क्वेश्चन आपसे आया भी है और ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपको यही लिखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोप विधि से ज्ञात हुआ है कि जो अमीनो अम्ल होता है उस अमीनो अम्ल में जो एमीन समूह होता है और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वह स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वो इस प्रकार से आयन के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। एक को कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, एक को अमोनियम आयन कहते हैं। इस रूप में क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है। यही आपका क्या कहलाता है? ज्विटर आयन कहलाता है या ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़े से आप ज्विटर आयन को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ये हो गया ज्विटर आयन। ठीक है, तो ये तो आपको जानना है, समझना है, और आता है तो क्या करता है? आपको लिखना है भाई। तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से ज्ञात हुआ है कि अमीनो अम्ल स्वतंत्र रूप से अमीनो अम्ल तथा अमीनो समूह से स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि अमीनो समूह में केटायन अम्ल एनायनिक के रूप में और धनायनिक के रूप में पाया जाता है। तो अपने वर्ड में लिखेंगे कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से ज्ञात हुआ है कि जो अमीनो अम्ल होता है उस अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है आपके आयन के रूप में पाए जाते हैं, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। जहाँ पर एमीन समूह जो होता है वो आपका केटायन के रूप में पाए जाते हैं और जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, अर्थात जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो एनायनिक रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यही आपके क्या कहलाते हैं? ज्विटर आयन कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? ज्विटर आयन की परिभाषा लिख सकते हैं और इस परिभाषा के बाद ये जो हमारा उदाहरण है उसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक ज्विटर आयन की कहानी, जो आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो इस तरीक़ा से आपका ज्विटर आयन क्या होता है? आपका ख़त्म होता है और उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके बुक में कुछ जैविक महत्व के कुछ क्या दिया गया है? कुछ बोल सकते हैं अमीनो अम्ल कुछ दिया गया है। जैसे ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है ना। एक ऑक्सीटोसिन दिया गया है भाई, ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन एक दिया गया है आपके, है ना, कुछ जैविक महत्व के आपके अमीनो अम्ल में इसको दिया गया है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? पीयूष ग्रंथि जो होता है उसके एक पश्चपाली होता है, वहाँ से ये क्या होता है? स्रावित होता है और एक प्रकार का नॉन पेप्टाइड क्या होता है? आपका एक अम्ल होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका बोल सकते हैं आपका जो गर्भाशय होता है वो गर्भाशय को संकुचित करने का काम करता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई जो माता है उसका डिलीवरी होता है, उसके पश्चात जो उनके पेट की जो मांसपेशियां होती है, गर्भाशय की मांसपेशियां होती है जो फैली होती है, उस गर्भाशय के मांसपेशियों को क्या करता है? ये सिकुड़ने का काम करता है, संकुचित करने का काम करता है। उसके अलावा जो दुग्ध स्रावण होता है ना, बच्चे के लिए, उसको क्या करता है? ये आपका जो है एक बोल सकते हैं उसके लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। मतलब दुग्ध स्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कार्य करता है। साथ ही साथ आपका जो गर्भाशय का जो क्या होता है? आपका जो मांसपेशियां होता है उसको संकुचित करने में क्या किया जाता है? इसका उपयोग लाया जाता है, या ये क्या करता है? ये काम करता है। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड कुछ क्या दिया है? बातें दिया गया है। एक विसोप्रेसिन भी दिया है हमारा, विसोप्रेसिन से रिलेटेड भी कुछ बातें आपको दिया गया है। विसोप्रेसिन, ये विसोप्रेसिन भी आपका कहाँ से? आपका जो है पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है और ये गुर्दा से रिलेटेड जो भी हमारी समस्या है उसके रिलेटेड क्या करता है? कार्य करता है। तो ये जानकारी के लिए था जो कि आपकी बुक में दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पर बता दिया गया है भाई। तो ये तो हो गया आपका कुछ और बातें। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे आपका दिया है पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बंध यहाँ पर दिया गया है। पेप्टाइड एक प्रकार के यौगिक है और पॉलीपेप्टाइड बंध जो होता है वो बंध है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, पॉली जहाँ वर्ड आता है मतलब उसमें एक से अधिक हो जाता है भाई, है ना। तो पेप्टाइड एक यौगिक होता है और पेप्टाइड बंध भी होता है। पेप्टाइड अलग है, पेप्टाइड बंध अलग है। और जब एक से अधिक पेप्टाइड बंध को आपस में हम मिला के बोलते हैं तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पेप्टाइड क्या होता है और पेप्टाइड बंध क्या होता है और पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होता है। पेप्टाइड बंध क्या होता है या पेप्टाइड किसे कहते हैं? तो जब एक से अधिक मतलब दो से अधिक बोल सकते हैं। तो जब दो से अधिक जो अमीनो अम्ल होता है उस अमीनो अम्ल को जब आपस में
क्या किया जाता है, संघनन कराया जाता है। तो संघनन कराने से उसमें से H2 का अणु क्या हो जाता है, निकल जाता है, और निकल करके जिस यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, और उन दोनों अमीनो अम्ल के बीच में जो क्या होता है, जो बंध बनता है उसे हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। और जब एक से अधिक अमीनो अम्ल आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसके मध्य एक से अधिक क्या बनते हैं, पेप्टाइड बंध बनते हैं। तो उन पेप्टाइड बंधों को एक साथ हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं, और बना यौगिक को पेप्टाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। ये जैसे हमारा उदाहरण दिया गया है, हमारे पास दिया है एक अमीनो अम्ल, ये मैं इसको इस तरीक़े से लिख देता हूँ NH2, ये लिख देता हूँ मैं CH2, और ये हो गया आपका C OH, ये आपका दिया गया है। ठीक, अब फिर यहाँ पर H और ये क्या दिया है हमारा N, और इधर मैं लिख देता हूँ CH2, और ये C क्या दिया है हमारा OH दिया गया है। अब यहाँ पर हम जब करते हैं तो यहाँ से एक H2 अणु क्या कर दो, आप बाहर निकाल दो भाई। H2 अणु कौन सा निकलेगा, हमारा ये OH, और ये क्या हमारा होता है H। तो इस लेकर से क्या हो जाता है आपका, ये H2O निकल जाता है। तो बच जाता है क्या हमारा H, ये हो जाता है H, ये हो जाता है आपका N, इधर क्या हो जाता है आपका CH2, फिर क्या है हमारा C O, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं C O बचा है। उसके बाद क्या बचा है हमारा, ये बचा है आपका NH, और इधर बचा है आपका CH2 और C O, और ये हो जाता है आपका OH। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो दो अमीनो अम्ल हम लोग लिए हैं, है ना। ये अमीनो अम्ल है हमारा, इसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसिन, है ना। और ये भी हमारा क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, दो अमीनो अम्ल लिया। जैसे दो अमीनो अम्ल में क्या होता है, संघनन होता है, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, एक H2O निकल जाता है, और निकल करके इस प्रकार से एक यौगिक बनाता है। इस यौगिक को बोलते हैं पेप्टाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बनते हैं ना। इसको कहा जाता है पेप्टाइड, पेप्टाइड कहते हैं। और यहाँ पर जो बंध बन रहा है, ये देखो यहाँ पर जो बंध बन रहा है, यहीं पर तो बन रहा है, देखो OH निकल रहा है, तो N और कार्बन के बीच बन रहा है। ये जो बंध होता है ना CO और NH के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बंध। पेप हो गया, टाइड बंध, पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। और ये जो बना हुआ यौगिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पेप्टाइड की परिभाषा बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जब क्या होता है, अमीनो अम्ल जब आपस में क्या करता है, संघनन करता है, तो जल के अणु का निष्कासन होने के पश्चात जो यौगिक क्या होता है आपका प्राप्त होता है, वो यौगिक क्या कहलाता है आपका, पेप्टाइड कहलाता है। और दो अमीनो अम्ल के बीच में बनने वाला जो बंध होता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। यदि इसमें एक से अधिक अमीनो अम्ल क्या करता है, भाग लेता है, और आपका एक से अधिक जल के अणु निष्कासित होता है, तो बड़ा यौगिक क्या कहेगा, पेप्टाइड ही कहलाएगा। बट चूंकि उसमें एक से अधिक पेप्टाइड बंध बनता है तो उसको एक साथ क्या कहा जाता है आपका, पॉलीपेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो उसको इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, पेप्टाइड क्या है और पेप्टाइड बंध या पॉलीपेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। पॉली मतलब होता है एक से अधिक पेप्टाइड बंध को जोड़ दोगे तभी पॉलीपेप्टाइड बनता है। और वो कब बनेगा, जब एक से अधिक अमीनो अम्ल होगा, और एक से अधिक अमीनो अम्ल होगा तो बहुत सारे पेप्टाइड बंध बनेगा, और बहुत सारे पेप्टाइड बंध को एक साथ क्या कहा जाएगा, आपका पॉलीपेप्टाइड बंध कहा जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। एक बार लास्ट हम लोग बोलते हैं कि पेप्टाइड किसे कहते हैं भाई। तो आप बोल सकते हैं कि जब दो अमीनो अम्ल को आपस में क्या किया जाता है, संघनन कराया जाता है, तो संघनन कराने से जल के एक अणु का निष्कासन हो जाता है, और इस प्रकार से एक यौगिक प्राप्त होता है, जिस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। और उन दोनों अमीनो अम्ल के बीच जो बंध बनता है उस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसे एमाइड बंध भी कहा जाता है, बट ज़्यादा पॉपुलर नेम क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। तो इस तरीक़ा से पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड को बता सकते हैं। और अगर आपको पॉलीपेप्टाइड बंध पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि जब एक से अधिक, है ना, या दो से अधिक जब क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या करता है, संघनन करता है, और संघनन करने के पश्चात जो यौगिक बनाता है तो उसको पेप्टाइड कहते हैं। और चूंकि एक से अधिक अमीनो अम्ल बन रहा है, अमीनो अम्ल भाग ले रहा है, तो एक से अधिक पेप्टाइड बंध बनता है, तो उनको एक साथ क्या कहा जाता है, आपका पॉलीपेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो इस तरीक़े से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है और समझाया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका पेप्टाइड बंध
बंध और पॉलीपेप्टाइड बंध से रिलेटेड क्या हो गया आपका बातें, यही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा क्या होता है, यौगिक प्राप्त होता है उसका भी 2 सिरा होता है भाई। इसका कितना होता है, हमारा 2 सिरा होता है। एक आपका होता है हमारा जो है N टर्मिनल सिरा होता है और C टर्मिनल सिरा होता है, जिसमें एक सिरा में एमीन समूह रहता है और एक सिरा में क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से अमीनो अम्ल को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध और पॉलीपेप्टाइड बंध। तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं भाई। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है, किसका वर्गीकरण दिया गया है, हमारा पेप्टाइड का क्या दिया गया है, वर्गीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर पेप्टाइड को हम जो है 3 भागों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है संघनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो भी अणुओं की संख्या के आधार पर पेप्टाइड को, पेप्टाइड बंध की बात नहीं कर रहा हूँ ना, पेप्टाइड को है ना, यहाँ पर 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला वाला भाग हमारा दिया है डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड किसे कहते हैं भाई, तो जब 2 अमीनो अम्ल क्या करता है, जब भाग लेता है ना, तो बना यौगिक क्या कहलाता है आपका, डाइपेप्टाइड कहलाता है। और उनके बीच एक क्या बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। तो पेप्टाइड बंध कितना बनेगा, 1 बनेगा। और बना यौगिक में चूंकि 2 अमीनो अम्ल है तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड क्या होता है, तो इस प्रकार का जो पेप्टाइड है वो 2 अमीनो अम्ल के संघनन से बनता है। लेकिन यहाँ पर बनने वाला जो बंध होता है पेप्टाइड बंध, वो कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 अमीनो अम्ल के मध्य संघनन से होता है तो 1 पेप्टाइड बंध बनता है ना, जिसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। तो डाइपेप्टाइड अपने भाषा में लिखो, डाइपेप्टाइड मतलब जब 2 अमीनो अम्ल जब आपस में क्या करता है, संघनन करता है तो बना उत्पाद क्या कहलाता है आपका, डाइपेप्टाइड कहलाता है। और इस स्थिति में वहाँ पर 1 पेप्टाइड बंध क्या होता है आपका, निर्मित होता है। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम उदाहरण भी लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम करें NHN और ये क्या हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है OH नो, है ना, CH2 करना है पहले, तो ये हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं C डबल OH, C डबल OH, C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है HH, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर आपका हो जाता है आपका N, H ये हो जाता है N, CH2 और C डबल OH। ठीक है, यहाँ से एक H2O के अणु क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल गया H2O, तो यहाँ से रिलीज क्या हो गया भाई, H2O रिलीज हो जाता है। तो क्या बचेगा आपका N, यहाँ पर बच गया आपका, यहाँ से आपका बच गया HN हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है आपका CH2 और C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है आपका NH और ये हो गया CH2 C डबल OH। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ये हमारा जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेप्टाइड बंधों की संख्या कितना होता है हमारा, 1 होता है। 1 पेप्टाइड बंध, 1 पेप्टाइड बंध बोलते हैं। 1 पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से बनता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया आपका डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब इसमें 3 अमीनो अम्ल क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है भाई। कितना अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है हमारा NH2 और ये हो जाएगा CH2 C डबल OH हो जाता है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका NHN CH2 और ये C डबल OH। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से लिख दूँ NH2 CH2 और ये हो जाता है आपका C डबल OH। तो यहाँ से आपका 2 अणु पानी का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर एक अणु यहाँ से एक H2 निकल गया, एक अणु यहाँ से एक H2 निकल गया। तो बचा क्या हमारा, ये बचा है हमारा HH, ये हो जाता है N, ये हो जाता है आपका CH2, ये बचा है हमारा C डबल बॉन्ड O, इधर बचा है NH, ये देखो। फिर हमारा क्या हो जाता है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है आपका NH, ये हो गया आपका NH, NH हो गया और इसके बाद CH2 C डबल OH। तो ये हमारा जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। और यहाँ पर जो बंध बनता है
पेप्टाइड बंध, उस पेप्टाइड बंध को संख्या अगर हम देखें तो 2 पेप्टाइड होता है ना, क्योंकि एक पेप्टाइड यहाँ पर बनेगा, ये देखो, और एक पेप्टाइड यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर पेप्टाइड बंधों की संख्या कितना होता है हमारा, 2 बार होता है। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। 3 वाला में आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड बोल रहा है। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या होगा आपका पॉलीपेप्टाइड मतलब होता है जब एक से अधिक अमीनो अम्ल क्या करता है, भाग लेता है, मतलब 2 से अधिक अमीनो अम्ल भाग लेगा। जैसे यहाँ पर आप करेंगे H2N CH2COOH प्लस NH, फिर से कर देता हूँ मैं, फिर CH2COOH, फिर कर देता हूँ मैं NH2CH2COOH, और भी कर देता हूँ मैं HH, ठीक है, N, और यहाँ पर CH2COOH, ठीक है। और अगर मैं कर दूँ एक और HH, ठीक है, C, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका N CH2COOH, और भी अगर कर दो HH N और CH2 और COOH, तो यहाँ से आपका जल के अणु का क्या हो जाएगा, आपको निष्कासन हो जाएगा। ये हो गया H2, यहाँ पर हो गया आपका एक H2 निकालेंगे, है ना, यहाँ से आपका क्या होगा भाई, एक H2, ये हो गया आपका, ये ऐसा, ये H2 यहाँ से, एक H2 यहाँ से निकल जाएगा, एक H2 कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, एक H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आपका बहुत सारे H2 निकल गया, लगभग 4 H2 निकल गया। अब सबको जोड़ते जाओ तो क्या बनेगा, देखो, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका H2N CH2CO, ये CO, फिर क्या बनेगा, ये NH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, C+O, ये हो गया NH, फिर NH के बाद क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर C+O, और इधर क्या हो जाएगा आपका NH, फिर इधर क्या हो जाएगा आपका CH2 C+O, और ये कितना हो जाएगा आपका NH, फिर CH2 C+O, ये हो जाता है आपका NH, फिर हो जाएगा आपका CH2 C+O, और ये हो जाता है NH, और ये हो जाता है CH2 COOH। इस प्रकार से एक लंबा से यौगिक प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, ये यौगिक का नाम है ना, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और चूंकि इसमें देखो बहुत सारा बंध बन रहा है हमारा, एक बंध यहाँ पर 1 हो गया, फिर हमारा क्या बन रहा है, हमारा 2 हो गया, फिर इधर 3 हो गया, ठीक है, इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया। तो एक से अधिक क्या बन रहे हैं यहाँ पर, अमीनो अम्ल क्या हो रहा है, बंधों के बीच एक से अधिक पेप्टाइड बंध बन रहा है। तो इनके बीच जो बंध बनेगा उसे हम लोग जो है पेप्टाइड बंध ना बोल के पॉलीपेप्टाइड बंध कहा जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम पेप्टाइड बंध का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पेप्टाइड, हो गया पेप्टाइड बंध, हो गया पॉलीपेप्टाइड बंध, हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर यही लिखना होगा आपको, पॉलीपेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो जब एक से अधिक या 2 से अधिक, है ना, जब अमीनो अम्ल आपस में क्या करता है, संघनन करता है, तो उसमें एक से अधिक जल के अणु क्या होता है, प्राप्त होता है। तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है उस यौगिक को हम लोग जो है पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और उनके बीच जो बनने वाला जो बंध होता है उसे पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। इस तरीक़े से पॉलीपेप्टाइड बंध को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा किसका वर्गीकरण भाई, ये हो गया वर्गीकरण किसका, पेप्टाइड, और जो है उधर पेप्टाइड यौगिक क्या होता है उसका। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप पेप्टाइड को और पॉलीपेप्टाइड को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक चर्चा और करना था हमको, ये जो ज्यूटारायन है उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है आपका, जो भी जो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, उस अमीनो अम्ल के जो जली विलयन होता है, उस जली विलयन पर एक ऐसा पीएच मान होता है जिस पीएच मान पर अगर क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें आयनों का अभिगमन नहीं होता है भाई, ठीक है। मतलब जो भी अमीनो अम्ल होता है उस अमीनो अम्ल का जो जली विलयन होता है, उस जली विलयन में अगर हम क्या करते हैं, एक निश्चित पीएच मान जो होता है, उस पीएच मान पर अगर क्या करें, हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो अमीनो अम्ल में जो आयन होता है उनका अभिगमन नहीं होता है। तो वो जो पीएच मान होता है ना, जिस पीएच पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से
अमीनो अम्ल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, आयनों का कभी गमन नहीं होता है, तो वह जो बिंदु होता है या वह जो पीएच होता है वैसे उसे आइसोइलेक्ट्रिक या समविभवन बिंदु या पीएच के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे इसमें एस्पार्टिक अम्ल का जो है आपका 3 पाइन दिया गया है, 3 पीएच दिया गया है हमारा, है ना, इस प्रकार से। और ग्लाइसिन का लगभग जो है 6 पाइन कितना दिया है हमारा, 1 दिया गया है। ग्लाइसिन का कितना दिया है हमारा 6.1 दिया है। और एस्पार्टिक अम्ल का कितना दिया है, एस्पार्टिक अम्ल का आपका दिया गया है आपका 3.0। तो समविभवन बिंदु क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो लिख सकते हैं कि अमीनो अम्ल के जो जली विलयन होता है उस अमीनो अम्ल के जली विलयन में अगर क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो अम्ल का जो जली विलयन होता है उस जली विलयन में अगर एक निश्चित पीएच मान पर अगर क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो फिलहाल उनमें आयनों का कोई अभिगमन नहीं होता है और वह जो पीएच होता है वही उसका आइसोइलेक्ट्रिक या समविभवन बिंदु के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुछ का दिया गया है, ग्लाइसिन का समविभवन बिंदु 6.1 दिया है, एस्पार्टिक का कितना दिया है आपका 3.0 दिया गया है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन के पास, ठीक है। वैसे प्रोटीन की परिभाषा मैं पहले आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो अलग से उसको और बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे डायरेक्ट हम प्रोटीन का क्या करते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटीन की परिभाषा हम शुरू में देख चुके हैं। तो आगे हम डायरेक्ट बात करते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। और यहाँ पर प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वहाँ पर क्या किया गया है, इसको दिया गया है कि प्रोटीन का कौन कौन सा क्या होता है, वर्गीकरण होता है, तो उसको हमको क्या करना है, जानना है। तो यहाँ पर आपका वैसे प्रोटीन को जो है 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से आपका जो पहला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ प्रोटीन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण। तो प्रोटीन का वर्गीकरण की हम बात करें तो प्रोटीन को जो है आपका अलग अलग के आधार पर, संरचना के आधार पर अलग होता है। तो इसके आधार पर फिलहाल जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग क्या होता है हमारा, सरल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है हमारा, सरल प्रोटीन यहाँ पर दिया गया है। सरल प्रोटीन क्या होता है, सरल प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसका जल अपघटन करने पर केवल क्या होता है, हमको अल्फा अमीनो अम्ल ही क्या होता है, प्राप्त होता है। ऐसे जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि सरल प्रोटीन क्या होता है भी। तो सरल प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का अगर क्या किया जाए, जल अपघटन किया जाए, तो केवल और केवल हमको क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल ही क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो भी प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, आपका सरल प्रोटीन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, सरल प्रोटीन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से सरल प्रोटीन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बता सकते हैं। उसमें कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे आपका केराटिन है ना, आपका और भी बहुत सारा उदाहरण उसके अंतर्गत लिया जा सकता है। तो वो हो गया आपका कौन सा प्रोटीन, सरल प्रोटीन। चलिए हम दूसरा नंबर का प्रोटीन के पास चलते हैं और वो प्रोटीन आपका दिया गया है संयुक्त प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन जो है पहले परिभाषा के अनुसार ही है कि संयुक्त प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसका अगर जल अपघटन करें तो अल्फा अमीनो अम्ल के अलावा कुछ अन्य प्रोस्थेटिक भाग या अन्य भाग, जिसे अप्रोटनी भाग कहते हैं, जिसे प्रोस्थेटिक समूह के नाम से भी जाना जाता है, वो भी देता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि संयुक्त प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसका जल अपघटन कराने पर अल्फा अमीनो अम्ल के अलावा अन्य अप्रोटनिक भाग, जिसे प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जानते हैं, भी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ऐसे जो ऐसे प्रोटीन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है, हमारा संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रोस्थेटिक समूह भी क्या होता है, आपका प्राप्त होता है। जिसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में जैसे कार्बोहाइड्रेट या उनके व्युत्पन्न, फास्फोरिक अम्ल, पायरोल व्युत्पन्न, न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं। मतलब जब हम क्या करते हैं, संयुक्त जो प्रोटीन होते हैं उसका जल अपघटन कराते हैं तो वहाँ से अल्फा अमीनो अम्ल बनता है ना।
अल्फा अमीनो अम्ल बनता है। लेकिन उसके अलावा और भी आपके अन्य भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह हैं, वो भी प्राप्त होते हैं। जो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाए जाने वाली जो चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है ना, फास्फोरिक अम्ल है, पायराल है, ये अन्य पदार्थ भी उनके जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसे हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप संयुक्त प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा अमीनो अम्ल का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे हमारा CH3 होता है, CH2COOH, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जिसको अगर मैं करूँ NH2 और ये हो जाता है CH2 और ये हो जाता है COOH। तो यहाँ पर आपका जो क्रियात्मक समूह का ये क्रियात्मक समूह है, और पहला कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। तो उससे जुड़ा हुआ जो एमीन समूह है, इसको अल्फ़ा एमिनो अम्ल कहते हैं। अगर इसी चीज़ को CH3 CH2 और COOH कर दूँ तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कार्बन जो है दूसरा नंबर में चला जाता है अल्फ़ा, और ये हो जाता है बीटा। अगर इससे क्या जुड़ा हो, एमीन समूह जुड़ा हो, तो इसको हम लोग बीटा एमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा एमिनो अम्ल कहते हैं। लेकिन हमको पता है कि बीटा एमिनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है, केवल अल्फ़ा अमीनो अम्ल ही भाग लेता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीक़ा से आप संयुक्त प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे है व्युत्पन्न प्रोटीन, है ना। तो ये जो प्रोटीन है, अम्ल क्षार एवं एंजाइम द्वारा आंशिक जल अपघटन करने के निम्नीकरण उत्पाद होते हैं। और इस प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, उसमें प्रोटियोज, पेंटोज, है ना, ये सब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीक़ा से प्रोटीन को जो भी है संरचना के आधार पर, या बोल सकते हैं स्थिति के आधार पर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गए प्रोटीन के कितने प्रकार, आपके 3 प्रकार। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग बाकी का जो टॉपिक है वो क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भी।